किसान भाइयों नमस्कार। मैं विनोद कुमार सचान कृषि संस्कृति चैनल के माध्यम से आज एक बार फिर आपके सामने खेती के विषय को लेकर के उपस्थित हूँ। हमारे बहुत सारे किसान भाई हमको पूछते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पर और यूट्यूब चैनल पर कई सारी समस्याएं भेजते हैं। उन समस्याओं में होती है कि कोई किसान अपनी फसल का चित्र भेजता है और कहता है देखिए साहब मेरी ये फसल जो है ना ठीक से बढ़ नहीं रही है। कई किसान भाई बीमारी लगी होती है फसल में तो बीमारी का फ़ोटो खींच करके भेजते हैं और कहते हैं कि इसका क्या उपाय है हमको बताएं। कई किसान भाई की फसलों में कीट लगे होते हैं और उसके लिए उपचार पूछते हैं कि इसका क्या किया जाए। चूँकि ये युग प्राकृतिक खेती का युग है और चारों तरफ प्राकृतिक खेती का बोलबाला है और देश की नीतियाँ प्राकृतिक खेती के विषय को लेकर के चिंतित हैं। देखा जाए तो ये जो दौर है खेती का, ये बड़ा मुश्किल का दौर है। खेती की सततता या यूँ कहें कि जो किसान की वास्तविक परेशानियां हैं या खेती की जो परेशानियां हैं, इनसे कोई रूबरू होना नहीं चाहता। हर व्यक्ति शॉर्टकट उपाय खोजता है और शॉर्टकट उपाय जब होते हैं तो अभी तक मैं शॉर्टकट उपायों के ओर ही बढ़ रहा था। जैसे जो पिछले 70 सालों की जो खेती है वो मैं शॉर्टकट ही उपाय तो खोजता आया हूँ। जैसे 1950-60 के दशक में जब मेरे पास खाद्यान्न की कमी थी तो खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ाने के लिए जो मैंने उपाय खोजे वो शॉर्टकट ही थे। शॉर्टकट का मतलब है कि 70 सालों के समय में ही जो उसके दुष्परिणाम थे हमारे सामने। तो आधुनिक कृषि प्रणाली जिसमें हम रासायनिक उर्वरकों का भरपूर उपयोग करते रहे और फसलों को कीट और व्याधियों से बचाने के लिए फसल सुरक्षा रसायन डालते रहे और मैकेनाइज युग आया, बड़े बड़े अच्छे अच्छे कृषि यंत्र आ गए ताकि खेती सरल हो गई। नकदी फसलों का लालच आया और मैंने धान गेहूं गन्ना आलू की खेती शुरू कर दी। और दुष्परिणाम सबके सामने हैं कि आज के 50-60 साल पहले देश में कोई भी किसान ऐसा अखबार में या टेलीविज़न में सुनने में नहीं आया कि किसान ने खेती में घाटा हो गया इसलिए किसी किसान ने आत्महत्या कर ली। तो आज का जो दौर है इसमें कोई संदेह नहीं कि खेती एक संकट के दौर से गुजर रही है और इस संकट से निपटने के लिए जो प्राकृतिक खेती का स्वरूप है वो भी उसमें भी कुछ शॉर्टकट खोजे जा रहे हैं। तो मित्रों, जो किसान हमको फॉलो करते हैं, जो किसान हमसे जुड़े हुए हैं, उनके लिए आज का ये विषय है। मैं अनुरोध पूर्वक उनसे कहना चाहता हूँ और मैं निरंतर एक ही बात करता हूँ कि जो खेती है ना, खेती का जो विषय है वो प्रकृति से जुड़ा हुआ विषय है। खेती में हम बीज, कोई भी फसल का बीज बोएंगे तो ज़मीन पर बोएंगे और ज़मीन की उर्वरा शक्ति जैसी है उसके अनुसार फसल बढ़ेगी। यानी कि अगर ज़मीन की उर्वरता अच्छी है तो फसल को ग्रोथ करने में, बढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अब सॉइल की उर्वरता कमज़ोर है और मैंने गन्ना और धान और कपास और गेहूँ बोया है तो जाहिर सी बात है कि चूँकि धरती माता के पास उतनी सामर्थ्य नहीं है कि गन्ना और गेहूँ और धान और कपास जैसी फसल को ठीक से पाल सके, तो इसलिए वो कमज़ोर दिखेगी। और जब कमज़ोर दिखेगी तो फिर जब आप बाज़ार में जाएंगे कि साहब मेरी फसल कमज़ोर है तो लोग बताएंगे कि रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करिए, सूक्ष्म तत्वों का प्रयोग करिए, जिंक डालिए, सल्फर डालिए, ऐसा कुछ बताएंगे। अब चूँकि भूमि कमज़ोर थी और फसल कमज़ोर हुई तो कमज़ोर भूमि और कमज़ोर फसल तो बीमारी आना स्वाभाविक सी बात है।
अब बीमारी आनी है, बीमारी आएगी, तो जब बीमारी आएगी तो आप बीमारी के लिए भटकेंगे तो लोग बताएंगे फला फफूंदनाशक डालिए। फिर खरपतवार भी आएंगे तो खरपतवार, चूँकि श्रम की कमी हो गई, मजदूर बचे नहीं, तो वीडीसाइड डालिए। फिर कभी इंसेक्ट आएगा तो इंसेक्टिसाइड डालिए। और यही सब उपाय हैं कि रासायनिक उर्वरकों में, फसल सुरक्षा रसायनों में हमारी बहुत सारी पूंजी नष्ट हो जाती है। तो मित्र, चूँकि मैंने बताया कि खेती का जो संकट का दौर है, वो संकटों से उबरने का एक ही रास्ता है, और वो है प्राकृतिक खेती। अब जब विषय प्राकृतिक खेती का आता है तो आज की तारीख में, जैसे आज के ठीक 3 साल पहले से लेकर के 20 साल से पहले से शुरू करें, और 3 साल पहले तक जैसे ही आप गूगल पर ऑर्गेनिक फार्मिंग सर्च करते थे तो क्या आता था कि एक व्यक्ति हाथ में वर्मी कंपोस्ट लिया और उसके हाथ में वर्मी कंपोस्ट के ऊपर एक पौधा जमा हुआ है। यानी 20 साल तक जो ऑर्गेनिक फार्मिंग थी, ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब था वर्मी कंपोस्ट, बायो फर्टिलाइज़र और वर्मी कंपोस्ट। 20 साल तक ये कार्यक्रम चला और फेल हो गया। किसी किसान ने ऑर्गेनिक खेती नहीं की, और की तो फेल हो गया। फिर अब विषय आया है कि प्राकृतिक खेती। तो एक विषय चल रहा था बहुत पहले से, जीरो बजट प्राकृतिक खेती, जिसका आज की तारीख पे नाम बदल करके रख दिया गौ आधारित प्राकृतिक कृषि। तो जब प्राकृतिक खेती की बात होती है तो एक विषय आता है जीवामृत। बस मैं भी जीवामृत बनाने की विधा बताता हूँ, और मैं जीवामृत बनाने की या जीवामृत की जो हकीकत है, ये मैंने 17 साल पहले रिसर्च किया था जंगलों में जा कर के, और मेरे बहुत से किसान हमसे झांसी आकर के जीवामृत का मदर कल्चर ले गए और वो बना रहे हैं, उन लाभ प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी, क्योंकि ये सॉइल में जो सूक्ष्म जीवाणु नष्ट हो गए थे, वो जीवामृत के माध्यम से मैंने एक बार इनॉकुलेट कर दिया, लेकिन जीवाणुओं के जो नष्ट होने का जो कारण था वो आज भी जिंदा है। जैसे भूगर्भ जल स्तर बहुत नीचे है, खेत की मेड़ें नहीं हैं और खेत की मेड़ पर पेड़ नहीं है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, जो भी मेरे मित्र हैं, जो किसान हैं और जो यथार्थ में जैव प्राकृतिक खेती की ओर लौटना चाहते हैं, तो पहले तो मैं ये बता दूं कि प्राकृतिक खेती अपने लालच के लिए, अगर आज भी आप अपने लालच के लिए कर रहे हैं तो फिर ये बेईमानी होगी, फिर ये अप्राकृतिक हो जाएगा। क्योंकि खेती का जो विषय है मित्र, आप वेदों को पढ़ेंगे, अपने बुजुर्गों से सुनेंगे या सुना भी होगा, तो एक श्लोक है, सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु का मश्चित् दुःखा भवेत्। मतलब मनुष्य, खेती करने वाला मनुष्य ये प्रार्थना करता है, ये प्रयास करता है कि इस संसार में, इस भूमंडल पर जितनी भी प्रकार के जीव जंतु हैं, उनका सबका स्वास्थ्य अच्छा हो और सब प्रसन्न रहें। हमारे बुजुर्ग लोग कह गए थे, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। तो ये जो विषय है, सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया, मतलब कि खेती एक ऐसा विषय है जिसको मैं कह सकता हूँ कि ये सीधे सीधे भगवान की पूजा से जुड़ा हुआ विषय है। और भगवान के बारे में कई बार एक ही चीज़ कहता हूँ, भूमि गगन वायु अग्नि नीर। यानी भूमि में देखिए, आप, मैंने कहा आप कपास करें, गन्ना करें, धान करें, गेहूँ करें, कहाँ बीज कहाँ बोएंगे? ज़मीन में बोएंगे। अगर हमारी धरती माँ का स्वास्थ्य अच्छा है तो वो, उसके गर्भ में मैंने कोई बीज डाला है तो उसकी गर्भ में सामर्थ्य है कि वो बीज को जमा देगी और उसका लालन पालन अच्छे से कर लेगी, हमको रासायनिक उर्वरकों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। माँ अगर स्वस्थ है तो किसने कहा कि फसल बीमार होगी? दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि उस फसल में कोई बीमारी आ जाए। और मैं अक्सर बात करता हूँ, कई बार मैंने आप लोगों को समझाया है कि अगर प्राकृतिक खेती को समझना है तो एक बार 2-3 दिन के लिए ज़रा जंगल घूम करके आइए।
जंगल में कोई भी बहुत सारी ढेरों प्रकार की वनस्पतियां वहाँ उगती हैं, अपने आप उगती हैं। देखिए कोई बीज भी नहीं बोता, बीज चिड़िया बो देती है या बीज ऑटोमेटिक पेड़ का गिर जाता है और जम जाता है। तो हमको ना बीज बोने की ज़रूरत है और ना हमको पानी देने की ज़रूरत है, ना हमको रासायनिक उर्वरक देने की ज़रूरत है। और जंगलों में जाएंगे तो पाएंगे कि वहाँ किसी भी प्रकार की किसी भी वनस्पति में कोई बीमारी नहीं है, तो हमको फंजीसाइड देने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी वनस्पति में कोई इंसेक्ट भी नहीं है तो हमको इंसेक्टिसाइड भी नहीं देना। यही व्यवस्था हमें देखनी है कि हमारे खेत में यह व्यवस्था कैसे लागू हो सकती है। क्योंकि मैं फिर बता दूं आपको, प्राकृतिक खेती मतलब प्राकृतिक संसाधन और बायोडाइवर्सिटी। मैंने बोला कि बीज हम ज़मीन में बोएंगे और जलवायु उसको पालेगी। जलवायु, और आपने सुना होगा, आप जो लोग विज्ञान के जानकार हैं, जो एग्रीकल्चर ग्रेजुएट हैं, कोई भी प्लांट है ना, कोई भी वनस्पति है, उसका 95% हिस्सा कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है। और कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये जलवायु से मिलते हैं। जो 5% हिस्सा है उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जिंक, मैग्नीशियम ऐसे पोषक तत्व हैं। और ये सारे के सारे पोषक तत्व तो ह्यूमस से प्राप्त होते हैं। ह्यूमस, यूँ कहें कि इस संसार में वेद का एक नियम है, जीव जीव आहार, जीव ही जीव का भोजन है। हम बेशक किसी वनस्पति को यूरिया डाल दें तो नाइट्रोजन चूँकि एक तत्व है, उसको मिलेगा, पानी में घुलेगा, मिलेगा। डीएपी डाल देंगे तो जो फास्फेट है वो भी पानी में सॉल्युबल फॉर्म में जाएगा और पौधे की जड़ उसको इनटेक कर लेगी। कोई भी घुलनशील पोषक तत्व जब हम ज़मीन में डालेंगे तो वो जड़ उसको इनटेक करेगी और पौधे को सप्लाई करेगी। लेकिन एक जो बैलेंस है ज़मीन का या पौधे में जो पोषक तत्वों का, वो ह्यूमस से ही पूरा होता है। ये एक नेचुरल व्यवस्था है, प्राकृतिक व्यवस्था है। मनुष्य को ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो मित्र, जो प्राकृतिक खेती है वो भगवान की पूजा से जुड़ा हुआ विषय है। अब भगवान की पूजा है, भगवान माने पंच महाभूत हैं। धरती है, पानी है, हवा है, आकाश है और अग्नि है। यहाँ पर हम पंच महाभूत में आकाश और अग्नि की कोई बात नहीं करते, क्योंकि सूरज, अग्नि का जो पूरा का पूरा जो स्रोत है वो सूरज है। जितनी भी ऊर्जा है, जितना भी प्रकाश है, उसका स्रोत केवल सूरज है। चाहे डीजल हो, चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, लकड़ी हो, कोयला हो, कुछ भी हो, सूरज से बनता है। आकाश निरंतर है, उसको मैं क्षति नहीं पहुंचा सकता हूं, ना मैं सूरज को क्षति पहुंचा सकता हूं। लेकिन हाँ मित्र, जाने अनजाने हम जमीन को तो क्षति, यानी धरती को क्षति पहुंचाते हैं, और जलाशयों को, पानी को क्षति पहुंचाते हैं, और हवा को यानी ऑक्सीजन को क्षति पहुंचाते हैं। इसीलिए हमारे वेदों में ब्रह्मा, विष्णु, महेश की पूजा का विधान बताया गया कि मनुष्य को ब्रह्मा और विष्णु और महेश की पूजा करनी चाहिए। अब ब्रह्मा माने वृक्ष है और वायुमंडलीय क्षेत्र है जहाँ बादल इकट्ठा होता है, जहाँ पानी भरा रहता है बादलों के रूप में। और विष्णु माने जलाशय और समुद्री क्षेत्र है, नदियाँ हैं, जहाँ जल है वहाँ विष्णु का वास है। और कहते हैं धरती में शिव का वास है। तो देखिए, अगर हम किसी ज़मीन में नकदी फसलें लेते हैं और यूरिया डीएपी निरंतर डालते रहते हैं, उसमें बायोमास नहीं डालते, यानी जैविक खादें नहीं डालते हैं, कंपोस्ट खाद नहीं डालते हैं, ग्रीन मैन्योरिंग नहीं करते हैं और दोहन करते हैं, तो क्या हुआ, धरती का वैभव खराब हुआ। इसी प्रकार बारिश का पानी हम धरती के नीचे नहीं जाने देते, क्योंकि बार बार ट्रैक्टर चलाते हैं, ज़मीन कॉम्पैक्ट हो गई और बारिश भी कम होने लगी, क्योंकि खेतों के मेड़ों के पेड़ मैंने काट दिए। तो बारिश जहाँ 1000 मिलीमीटर होती थी आज 600 मिलीमीटर होती है, और जो बारिश होती है वो पानी नीचे नहीं जाता, क्योंकि सॉइल नीचे से कॉम्पैक्ट हो चुकी है। पेड़ काट दिए तो ऑक्सीजन की भी कमी है।
अब हमको दिन में 21,000 बार सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, 10 बार 20 बार पीने के लिए शुद्ध पानी चाहिए और 2 बार भूख मिटाने के लिए शुद्ध भोजन चाहिए। लेकिन आप देखिएगा, अपने आप से एक प्रश्न पूछना कभी कि जिस आबो हवा में आप जीते हैं, क्या वहाँ ऑक्सीजन 21% है, और क्या ऑक्सीजन में या हवा में जहरीली गैसें नहीं हैं? तो आप पाएंगे नहीं, जहरीली गैसें तो हैं। फिर मैं पूछूंगा कि जो आप 10 बार पानी पीते हैं वो पानी क्या शुद्ध है, क्या उसमें हैवी मेटल्स नहीं है? तो आप कहेंगे नहीं साहब, पानी शुद्ध नहीं है, पहले पानी मीठा होता था, आज वो पानी अच्छा नहीं लगता है और उसमें बहुत सारे हैवी मेटल्स हैं। मैं पूछूंगा, आप दिन में 2 वक्त खाना खाते हैं, क्या आपको दाल सब्जी रोटी में वो स्वाद मिलता है जो 40-50 साल पहले था? तो आप पाते हैं कि वो स्वाद भी नहीं है। तो बिगाड़ कहाँ से है? जो सिस्टम बिगड़ता है वो नेचर से है। नेचर को जब मैं बिगाड़ता हूँ तो संपूर्ण सिस्टम खराब हो जाता है। क्योंकि धरती उर्वर नहीं है, धरती के ऊपर की बायोडाइवर्सिटी ठीक नहीं है, तो फिर कुछ भी ठीक नहीं है। फिर चूँकि मैंने बोला ना कि मैं पॉल्यूटेड वाटर पीऊँगा, पॉल्यूटेड एयर लूँगा और रसायन मिला भोजन खाऊँगा तो मैं बीमार हो जाऊँगा, फिर मेरा शरीर भी बीमार होगा, मेरा मन भी बीमार होगा और फिर मैं अस्पताल की शरण में चला जाऊंगा। तो मित्र, प्राकृतिक खेती का सूत्र है कि 1-2 साल के लिए हमको दिमाग से लालच जो शब्द है ना कि साहब फ़ायदा कितना होगा, तो फ़ायदे के लिए तो अभी हम 70 साल से जी रहे थे ना, कितना फ़ायदा हुआ? अगर खेती अगर फ़ायदे का विषय है तो 70 सालों से मैं फ़ायदे की खेती कर रहा था, तो फिर आज हाय तौबा क्यों है? आज किसान आत्महत्या क्यों करता है? आज किसान सुखी क्यों नहीं है? आज उसको घाटा क्यों होने लगा? आज सारा के देश का सारा किसान, जो छोटे लघु और सीमांत किसान है, लगभग 85%, वो कर्ज के बोझ में दबा क्यों है? तो देखिए, खेती एक कॉमन सेंस का विषय है। मैं फिर कहूँगा, अगर किसान ने अपना कॉमन सेंस इस्तेमाल नहीं किया तो क्या होता है कि जाने अनजाने हमारी नीतियाँ भी और जो सिस्टम आज का है, मैं एक चीज़ कहता हूँ कि हमारे किसान को बहुत सारे कृषि निवेशों पर अनुदान मिलता है और किसान को कहा जाता है कि आपके लिए खूब प्रचुर मात्रा में बैंक से लोन मिल सकता है, फसली ऋण मिल सकता है, उसका ब्याज भी 4% लगेगा, आप लोन ले सकते हो, क्रॉप लोन ले सकते हो। फिर कई बार वोट के लिए किसान को कहा जाता है कि हम आपका कर्ज भी माफ़ कर देंगे। इस सब के बावजूद किसान दुखी है, किसान उबर नहीं पा रहा है। कारण कि उसकी लागत इतनी ज़्यादा है। मैं एक ही चीज़ कहता हूँ कि या तो अगर नीतियाँ, कृषि नीतियाँ चाहें वास्तव में कि हमें किसान को खुशहाल करना है, तो 2 चीज़ें हैं। किसान की जो उपज है, जो फसलें उगाता है, उनका अगर उचित मूल्य मिल जाए और सारे अनुदान बंद कर दिए जाएं, सारा कर्जा बंद कर दिया जाए, केवल उसका जो प्रोड्यूस है, जो एग्रीकल्चर की उपज है, अगर उसका मूल्य उचित मिल जाए तो शायद किसान की दशा सुधर सकती है। लेकिन ये बड़ा पेचीदा विषय है, क्योंकि जहाँ हमारे देश में बहुत सारे भूमिहीन किसान हैं और नीतियों को सस्ती कीमत पर चावल और गेहूं भी बांटना है, इसलिए ये तो विषय कभी लागू होने वाला नहीं है कि किसान को गेहूं का मूल्य 35 रुपया मिल जाए और आलू उसकी 20 रुपया किलो बिक जाए। अब विषय आता है कि हमारे हाथ में क्या है, किसान के हाथ में क्या है। तो मैं एक ही चीज़ कहता हूँ कि कभी दूसरे के भरोसे मत जिंदा रहिए। हमको अपने रास्ते, अपनी मंजिल खुद तय करनी पड़ेगी कि हम क्या कर सकते हैं। तो मैं एक चीज़ बार बार कहता हूँ कि प्राकृतिक खेती में मुझे सिर्फ इतना देखना है कि मुझे कास्ट ऑफ कल्टीवेशन कैसे घटा लें। हम अगर 10,000 रुपये का रासायनिक उर्वरक देते हैं तो 3,000 का रासायनिक उर्वरक दे करके काम चल सकता है क्या? अगर मैं 20,000 रुपये का फसल सुरक्षा रसायन डालता हूँ तो 20,000 रुपये का फसल सुरक्षा रसायन ना डालें। हम अगर खेत में 5 बार पानी लगाते हैं तो पानी मेरा 2 बार लगे और फसल हो जाए। हम अगर 4 जुताइयों के बाद गेहूँ बो पाते हैं तो मैं एक ही जुताई करूँ और गेहूँ बो दूँ।
ऐसा कुछ हो सकता है क्या? तो सारे लोग कहेंगे ऐसा इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं हो सकता। अगर नहीं हो सकता, मान लो आपके मन में नहीं हो सकता, तो फिर ठीक है, फिर तो मेरी किस्मत जैसे वैसे चलेगी। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ऐसा ना हो। आप अगर प्रयास करेंगे तो हो जाएगा। मेरे पास इसके तजुर्बे हैं, और तजुर्बा मेरा कहता है कि मैं जुताई 3 जुताई की बजाय 1 जुताई में काम चलाऊंगा, और 5 पानी की बजाय 2 पानी में काम चलाऊंगा, और रसायन बंद कर दूंगा, पेस्टिसाइड और फंजीसाइड सब कुछ बंद कर दूंगा, फिर भी मेरा उत्पादन होगा। कई सारे लोग फौरी तौर पर कहेंगे कि सुशांत साहब ऐसा संभव नहीं है, फसल का उत्पादन गिर जाएगा। चलिए ठीक है, मानता हूँ गिर जाएगा, गिर जाने दीजिए। एक चीज आप देखिएगा कि बाजार में मांग और पूर्ति का सिद्धांत है। आज की तारीख में क्या है, सबसे ज़्यादा उत्पादन किसका है? देखिए, मेरे देश में सिंचाई का साधन अगर मौजूद है तो किसान धान बोएगा। बेशक 200 फुट से पानी निकाले धान की खेती करेगा, वो ज्वार बाजरा उर्द मूंग नहीं करेगा। मेरे खेत में जिस किसान के पास पानी उपलब्ध है वो चना मटर की खेती नहीं करेगा, वो गेहूं की, गन्ना की, आलू की खेती करेगा। तो उत्पादन किस चीज़ का ज़्यादा है? उत्पादन मेरे देश में 108 मिलियन टन तो गेहूं पैदा होता है, और 120 मिलियन टन धान पैदा होता है, और ढेर सारा गन्ना है, चीनी पर्याप्त मात्रा में है। अगर 5 साल तक खेती ना की जाए तो चीनी रखी हुई है। आलू बहुत ज़्यादा एरिया है, लेकिन आप देखेंगे चना कहाँ है, मटर कहाँ है, मसूर कहाँ है, ज्वार कहाँ है, बाजरा कहाँ है। तो जो पौष्टिक चीज़ें थी मेरे लिए और मेरे पशुओं के लिए, मैं गेहूं खाने लगा और पशुओं को गेहूं का भूसा खिलाने लगा। एक ज़माने में ज्वार बाजरा मोटा अनाज खाता था, और उसका फसलों का अवशेष मेरा पशु खाता था, तो पशु भी बढ़िया दूध देता था और मैं भी हष्ट पुष्ट रहता था। चलिए, उस पर मैं बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा, लेकिन फिर भी चूँकि विषय प्राकृतिक खेती का है, और प्राकृतिक खेती का विषय सिर्फ इसलिए है कि मेरे चेहरे पर मुस्कान कैसे आए। जैसे मैं देखता हूँ कि अन्नदाता किसान, जय जवान जय किसान, मतलब किसान जिंदाबाद, अन्न देवता जिंदाबाद। लेकिन नारा लगाने से तो जिंदाबाद नहीं हो जाएगा ना। किसान एक चक्रव्यूह में फंस चुका है, और वो चक्रव्यूह ऐसा है कि उसमें वो इस कदर उलझा हुआ है कि वो मतलब 160 ही रास्ता बचता है। जब घाटा होता है ना, कोई रास्ता नहीं है, आत्महत्या कर लो। और ऐसा सिर्फ इसलिए है कि भगवान जब रूठता है ना, भगवान जब रूठता है तो ऐसे ही होता है। भगवान का मैंने क्या बताया, भूमि को मैंने रुला दिया, पानी मेरे पास है नहीं, ज़मीन मेरी अनफर्टाइल हो गई, पेड़ मेरे पास है नहीं, पशु मेरे पास है नहीं। तो परमात्मा ने जो व्यवस्था रची थी इतनी खूबसूरत, तो हम चूंकि मनुष्य के बारे में कहा गया कि मनुष्य इस धरती का सबसे खूबसूरत प्राणी है, और मनुष्य की खूबसूरती क्या है कि वो प्रकृति की व्यवस्था को आत्मसात करे। प्राकृतिक खेती का सूत्र बता रहा हूँ। प्राकृतिक खेती का सूत्र है कि प्रकृति की व्यवस्था को जानिए, प्रकृति की व्यवस्था क्या है, और प्रकृति की व्यवस्था के साथ परस्परता में मिलकर के जीवन जीना सीखिए। अन्यथा हमको भौतिक संसाधनों से मोहब्बत है। जब भौतिक संसाधन नहीं थे मेरी ज़िंदगी में, तब भी लोग जीते थे। हमारे पूर्वज इसका उदाहरण है। और हमारे पास भौतिक संसाधन हैं, और भौतिक संसाधन को प्राप्त करने के चक्कर में मैंने प्राकृतिक संसाधनों को लूट लिया। प्राकृतिक संसाधनों का मतलब है भगवान के घर में डकैती, यानी भगवान के साथ डकैती, भगवान के साथ कपट। पेड़ों में ब्रह्मा जी का वास है, मैं पेड़ों से मुझे नफरत है। जलाशय में विष्णु भगवान का वास है, लेकिन जलाशय मैंने नष्ट कर दिए। धरती में शिव जी का वास है, लेकिन धरती मेरी अनफर्टाइल हो गई। क्यों? लालच। मित्र,
प्राकृतिक खेती में भी अगर आपके दिमाग में कोई स्वार्थ है ना, अपना निजी का लालच, तो मैं फिर बता दूं कि एक बहुत पुराना गाना है, अपनी तो ऐसे तैसे कट जाएगी, आपका क्या होगा जनाबे अली। और किसी ने कहा है, हम सब कब्रें खोद रहे हैं अपने अपने नाप की। मतलब मैंने तय कर रखा है, मैं अपने आचरण में परिवर्तन नहीं लाना चाहता हूँ, मैं अपने विचारों को परिष्कृत नहीं करना चाहता हूँ, मैं स्वार्थ की ज़िंदगी जीना चाहता हूँ, मैं लालच में फंसा हुआ हूँ और प्राकृतिक खेती की बात भी चाहता हूँ। तो प्राकृतिक खेती में जैसे ही 1-2 साल मेरा, मैं दावे के साथ कहता हूँ 1-2 साल आप दिमाग से केवल हटा दीजिए कि लालच। मैं आज जहाँ बैठा हूँ, ये मेरा एक छोटा सा फार्म हाउस है झांसी में, और 11-12 साल पहले लिया था, और यहाँ भी मैं कुछ टमाटर, मूली, कद्दू कुछ बोता था। तो बहुत सारे कीड़े लगते थे, बीमारियां लगती थी, लेकिन एक तय कर रखा था कि मैं दवा नहीं डालूंगा। 3-4 साल लगे मित्र, मैंने ढेर सारे पेड़ लगा रखे थे, और 3-4 साल के बाद क्या हुआ, आज दावे के साथ कहता हूँ मेरे खेत में कोई बीमारी नहीं लगती, मेरे खेत में कोई कीड़ा नहीं लगता, और मैं अपने खेत में किसी प्रकार का रासायनिक उर्वरक नहीं देता, और मेरी सारी फसलें अच्छी होती हैं। एक बार जैसे हम बीमार होते हैं ना, मनुष्य अपने बीमारी से ले कि अगर मुझे बुखार आया और मैं डॉक्टर के यहाँ दौड़ गया तो मैं फंसा रहूँगा, एलोपैथिक दवाओं के जाल में फंस जाऊँगा। और अगर एलोपैथिक दवाओं के जाल से बाहर निकलना तो एक बार थोड़ा सा पेशेंस तो रखना पड़ेगा ना, थोड़ा सा धैर्य तो रखना पड़ेगा ना। अब मैं ऐसा कैसे कह सकता हूँ कि बस आप प्राकृतिक खेती में आपने जीवामृत बनाया, डाला और बस चमत्कार हो गया। तो मैं बार बार बोलता हूँ कि चमत्कार, जैसे आज बहुत सारे लोग प्राकृतिक खेती के नाम पर बहुत कुछ बेच रहे हैं और चमत्कारिक नुस्खे बता रहे हैं। मित्र, चमत्कार कुछ भी नहीं हो सकता। चमत्कार केवल प्रकृति करेगी, और वो प्रकृति चमत्कार कब करेगी, जैसे ही मैं प्रकृति के प्रति प्रेम बनाऊंगा, प्रकृति के प्रति स्नेह का वातावरण, भाव अपना डेवलप करूंगा, तो ये प्रकृति सज जाएगी और प्रकृति सब कुछ हमको देने लगेगी। और मैं बार बार कहता हूँ, जंगल इसका उदाहरण है। भौतिक संसाधनों से, मैं ये नहीं कहता भौतिक संसाधनों की चाहत मत रखिए, लेकिन एक तारतम्य हमको ऐसा रिदम बनाना है कि प्राकृतिक संसाधन मेरे समृद्धशाली बने रहें। और चूँकि मैं भौतिक संसाधन आप कितना भी गेन कर लीजिए, आपके प्राकृतिक संसाधन जितने समृद्धशाली होंगे, आपका जीवन उतना ही समृद्धशाली होगा। और अगर मेरी ज़मीन की उर्वरा शक्ति मैं नहीं बढ़ाना चाहता हूँ और जीवामृत डाल के खेती करना चाहिए। अब जीवामृत का विज्ञान क्या है, जीवामृत में तो जीवाणु का इनोकुलेशन था, मैंने कर दिया, लेकिन जीवाणु खाएंगे क्या? मैं फिर उसमें कोई बायोमास तो डाल नहीं रहा हूँ। दही होता है ना, दही जमाने के लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है, जामन और दूध। जीवामृत क्या जामन है। और सॉइल में जो ह्यूमस डेवलप करना है, ह्यूमस माने दही, दही के लिए क्या चाहिए, जामन। तो मैंने बना लिया, जीवामृत के नाम पे खेत में डाल दिया, घन जीवामृत बना करके। लेकिन अब ये बैक्टीरिया क्या खाएंगे ज़मीन में, दही कैसे बनेगा, ह्यूमस कैसे बनेगा? उसके लिए मुझे जैव पदार्थ चाहिए। खेत में जो फसलें लिया था उनका रेजिड्यू कैसे वापस करें। दूसरा, बारिश का पानी कैसे बढ़े, वर्षा का, हर साल वर्षा जो घट रही है वो कैसे बढ़े, उसके लिए खेत की मेड़ पर पेड़ लगाने हैं। बारिश का पानी खेत में रुके, उसके लिए खेत की मेड़ बनानी है। आज की तारीख में बहुत सारे देश के बहुत सारे लोगों को तो पद्मश्री भी मिल चुका, बहुत सारे लोग इस लाइन में लगे हैं। और वो साहब, पानी उनके यहाँ 180 फुट नीचे है और धान की खेती करते हैं और ट्यूबवेल से खेती करते हैं, समर चलती रहती है और जीवामृत डाला है। वो क्या कहते हैं,
मैं प्राकृतिक खेती करता हूँ। जीवांश कार्बन जमीन में कम हो गया है और वो गन्ना बोते हैं और जीवामृत डाल देते हैं, कहते हैं मैं प्राकृतिक खेती करता हूँ। और बड़ी विचित्र स्थिति है। मैं एक ही चीज़ कहता हूँ कि इस विषय को थोड़ा गंभीरता से समझने की ज़रूरत है और धरती की उर्वरता को बढ़ाए बिना आपको खोजना होगा धरती में ह्यूमस कैसे बढ़ेगा, धरती की उर्वरा शक्ति कैसे बढ़ेगी। आपको वो विकल्प तलाशने होंगे कि बारिश का पानी कैसे खेत में रुके और ज़मीन के नीचे जाए। ये आपकी ड्यूटी है। आपके खेत की मेड़ बने हैं, आपकी खेत की मेड़ पर पेड़ लगे हैं, आपकी खेत में चिड़िया आए, आपकी खेत में नाना प्रकार के तितलियां हों, मधुमक्खियां हों, आपके खेत में केंचुआ वापस आए। अगर खेत में केंचुआ वापस नहीं आया, तितली वापस नहीं आई, मेंढक वापस नहीं आया, चिड़िया वापस नहीं आई, तो भगवान बेवकूफ़ था क्या जो उसने 84 लाख योनियों की माया बनाई थी? इंसान को ही बना देता ना। क्योंकि मैं पिछले 70 सालों से क्या है आधुनिक कृषि तकनीकी में सब ये कीड़ा लगा, मार दो इसको, मार दो इसको, मार दो इसको, मार दो, रोग को भी मार दो, खरपतवार को भी मार दो, सबको मार दो। और मार करके क्या करना है, ये जो जैव विविधता को मरवा रहे थे ना, ये आपकी गाड़ी कमाई का पैसा अपनी तरफ खींच रहे थे। क्योंकि मारने के लिए आपको फंजीसाइड चाहिए, वीडीसाइड चाहिए, इंसेक्टिसाइड चाहिए महंगी कीमत का, तो आओ मुझसे खरीदो और इनको भी मार दो, बाद में आप भी आत्महत्या कर लेना। तो मित्र, मैं धरती का अंतिम व्यक्ति नहीं हूँ। मेरे मरने के बाद भी इस धरती पर बहुत सारे लोगों को, आने वाली पीढ़ियों को जीवन जीना है। तो क्या मेरा धर्म नहीं बनता कि मेरे बच्चे भी इस ज़मीन पर खेती करें? तो अगर आप चाहते हैं कि ये मेरी आने वाली पीढ़ियां भी आनंद के साथ इस धरती पर मुस्कुराते हुए जीवन जिएं, तो मेरा धर्म बनता है, मेरे कर्तव्य बनते हैं कि मैं भगवान की इस प्रकृति रूपी माया का अध्ययन करूं और उसके साथ परस्परता में मिल करके जीऊं। यही प्राकृतिक कृति है। प्राकृतिक खेती कोई शॉर्टकट ऐसा फार्मूला नहीं है कि केवल जीवामृत डाल दिया या केवल ऐसा कर दिया और मैंने खूब ऐसा कर लिया। ऐसा नहीं है मित्र, लालच छोड़ना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आएगी। अन्यथा बहुत सारे मेरे मित्र जो मुझको बीमारी भेज करके, फसल का फोटो भेज करके कहते हैं सचान साहब इसका क्या करूं, तो मैं क्या करूं? मेरे पास एक ही विकल्प बचता है कि आपको फंजीसाइड का नाम बता दूं कि 2 लीटर प्रति हेक्टेयर 800 लीटर पानी मिला करके स्प्रे करें। और क्या कर सकता हूं? साहब मेरी फसल बढ़ नहीं रही है तो मैं कह दूं मिट्टी की जांच कराइए और पोषक तत्वों का संतुलित उर्वरकों का प्रयोग करिए और जिंक डालिए और सल्फर डालिए। और यही तो हो रहा था ना 70 सालों से, इसी को तो रोकना है। और ये रोकने के लिए क्या करना है? प्रकृति के वैभव को एक बार सजा देंगे तो प्रकृति के अंदर वो व्यवस्था है कि आपकी फसल को ना रासायनिक उर्वरक की जरूरत पड़ेगी, ना आपकी फसल में कोई बीमारी और कीड़ा लगेगा। और जो वीड्स हैं, वीड्स की चीज़ में एक ही चीज़ कहूँगा कि जिस प्रकार हमको मनुष्य को नाना प्रकार के लोगों के बीच में बैठने से आनंद आता है, ऐसे ही फसलों को भी नाना प्रकार की वनस्पतियां जब एक साथ जीवित रहती हैं तो उनको आनंद मिलता है। और मैं क्या करता हूँ, एक आम का पेड़ लगाता हूँ या अमरूद का बगीचा लगाता हूँ और अमरूद के बगीचे में केवल अमरूद के पेड़ होते हैं, ना उनके नीचे घास होती है, ना कोई झाड़ियाँ होती, ना खेत की मेड़ पर कोई दूसरी चीज़ होती है। अब एक चीज़ बताइए, अमरूद जिंदा रह लेगा? इसमें टेस्ट आएगा। बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता, नाना प्रकार की वनस्पतियाँ, नाना प्रकार के जीव जंतु एक दूसरे की पूरकता में जीते हैं। और सह अस्तित्व का विज्ञान आपने सुना होगा कि हम 84 लाख योनियों में जितने भी जीव जंतु हैं ना, अगर सब एक दूसरे के साथ परस्परता में जीने का प्रयास करते हैं तो सबको आनंद मिलता है। और इसी के लिए कहा गया है सर्वे भवन्तु सुखिनः। मेरी एक ही इच्छा है, परमात्मा का एक ही निर्देश है कि हे मनुष्य, तू इस बगिया का माली है और तुमको सबके कल्याण की बात सोचनी है, क्योंकि तू मेरा प्रतिनिधि है, तू सबसे खूबसूरत है, तू सबसे अंत में आया है। मित्रों, मुझे उम्मीद है
ये प्राकृतिक खेती का ये जो मेरी बात है आपके समझ में आई होगी। नमस्कार।